पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से सुनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले सीन में ये दिखाया है कि काकू किचन में अपने लिए चाय बना रही है। तभी वहां पर उदास सा चेहरा लिए पुष्पा आती है। तो काकू पूछती है कि अरे पुष्पा, क्या बात है, आज सुबह सुबह इतना उदास चेहरा लेके क्यों आई है। तो पुष्पा उन्हें महेंद्र की बात बताती है कि किस तरह से महेंद्र से आयुषी जी गोलू को एडॉप्ट करने की बात की है, जिसके कारण कि महेंद्र काफी डिस्टर्ब है। तो इस पर काकू कहती है कि डिस्टर्ब क्यों नहीं होगा, क्यों वो गोलू को किसी को एडॉप्ट करने के लिए देगा। और आयुषी जी माना कि उन्होंने गोलू को काफी मौका दिया है, देश विदेश में उसका कॉन्सर्ट करवाया है, फिर भी ये बात जायज नहीं है कि वो महेंद्र से उसका बेटा मांगे। तू सोचना कि जब गोलू की माँ उसे छोड़ के चली गई और पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो महेंद्र ने माँ बनकर भी उसे पाला। तो काकू की इस बात पर पुष्पा कहती है कि लेकिन काकू, ये बात सही नहीं है। तो काकू कहती है कि कौन सी बात सही नहीं है। तो घबराती हुई, थोड़ा सा परेशान होती हुई पुष्पा जो है, मतलब चाहती नहीं कि वो काकू को बताए, फिर भी मजबूरी है, वो काकू को बताती है कि महेंद्र उसका अपना बेटा नहीं है और ना ही उसने कभी कोई शादी की थी। महेंद्र उसे एक मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था और उस दिन से उसने उसे अपना बेटा बनाकर पाला है। ये बात सुनने के बाद काकू परेशान हो जाती हैं और कहती है कि तूने इतनी बड़ी बात मुझे कभी नहीं बताई। तो पुष्पा कहती है, हाँ काकू, मौका नहीं मिला और मैं आपको बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब जब गोलू को एडॉप्ट करने की बात हुई है तो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं। तो काकू कहती है कि नहीं, तू सबसे पहले महेंद्र को लेके जा और आयुषी जी से मिलकर इन सारी बातों को यहीं पे खत्म कर कि महेंद्र उसे गोलू को एडॉप्ट नहीं करने देगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे के सीन में और भी अच्छा दिखाया गया है। अश्विन के ऑफिस का सीन है। अश्विन ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है। तभी उसका प्यून जो है उसके पास आता है और मिठाई का डब्बा में से एक मिठाई लेकर खाने को कहता है। तो अश्विन कहता है कि अरे, तुम आज सुपरवाइजर के ड्रेस में हो। तो वो बताता है कि हाँ साहब, अब मैं प्यून नहीं रहा, मेरी तरक्की हो गई है, मुझे सुपरवाइजर बना दिया गया है। तो वो बड़ा हैरान होता है अश्विन। तभी वहाँ पे सुप्रिया मैडम आती हैं, यानी कि अश्विन की सीनियर मैडम। तो अश्विन उनसे भी पूछता है कि ये प्यून था और अभी इसने सुपरवाइजर की पोस्ट पे आ गया। तो उस पर सुप्रिया बोलती है कि ऐसा ही है मयूर, ऐसे ही है मयूर सर। तो अश्विन कहता है कि जरा मुझे अच्छा से बताइए ना, मैं तो काफी हैरान हूँ। तो सुप्रिया मैडम बोलती हैं कि मयूर सर को कब किसका काम अच्छा लग जाए, और अगर किसी ने भी मयूर सर को अपने काम से खुश कर दिया और अपनी ह्यूमैनिटी, अपना जो भी क्वालिटी दिखा दिया, तो मयूर सर एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं। अगर उन्होंने देख लिया कि उनके एम्प्लॉय में डेडिकेशन है, ईमानदारी है, तो वो उसको प्रमोशन भी देते हैं और इंक्रीमेंट भी देते हैं। तो इस पर अश्विन को काफी अच्छा लगता है और वो मन ही मन कुछ सोचता है। अब आगे के सीन में आयुषी जी का घर दिखाया गया है और आयुषी जी अपने पति के साथ चाय पी रही हैं। तभी कॉलबेल बजता है। आयुषी जी खोलती हैं तो सामने वो पुष्पा, महेंद्र और गोलू को खड़े पाती हैं। उन्हें ताज्जुब होता है कि इस समय ये लोग क्यों आए हैं। फिर भी वो पुष्पा जी को नमस्ते कहती है और गोविंद उन्हें देखने के साथ ही गोलू जो है दौड़ के फिर से उनके गले लग जाता है। हालांकि महेंद्र बोल चुका था कि आपको गोलू से दूर रहना है, तो वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती है, यानी कि गोलू आके उनके गले लग जाता है, फिर भी वो कोशिश करती है कि वो रिस्पॉन्ड ना करें। उसके बाद गोलू को इस तरह से देखकर महेंद्र के अंदर कुछ अजीब सी अनुभूति होती है और गौरव जी को भी अजीब सा लगता है, लेकिन वो लोग गोलू को कुछ नहीं कहते हैं। फिर गोलू को लेके वो लोग आते हैं और फिर सभी टेबल पर बैठते हैं। आयुषी जी सभी के लिए चाय मंगवाती हैं और फिर वो बातचीत के दौरान पुष्पा को बताती हैं। हालांकि पुष्पा भी अभी आने का कारण पे पुष्पा को कहती हैं कि गोलू बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अभी तक उसने जहाँ पे भी परफॉर्म किया है,
अपनी जगह खुद से बनाई है। लोग उसे काफी पसंद है। जन्माष्टमी के दिन तो इसने इतनी अच्छी बांसुरी बजाई कि मैं क्या कहूँ। कितने लोगों ने तारीफ की है गोलू की। और उस दिन मैंने गोलू की एक तस्वीर भी खींची थी, उसे फ्रेम करवाया है। मैं उसे अभी आपको लाके दिखाती हूँ। तो पुष्पा कहती है कि जरूर जरूर दिखाइए, मैं भी देखना चाहूंगी। वैसे महेंद्र ने मुझे गोलू की तस्वीर भेजी थी जब मैं रानकी गांव में थी। और उस वक्त महेंद्र जो भी एक्टिविटी यहाँ होती थी और अगर गोलू उसमें पार्टिसिपेट करता था तो महेंद्र मुझे सबकी तस्वीर भेजता था। तो आयुषी जी कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सारी तस्वीर देखी, लेकिन मैंने जो इसकी तस्वीर को फ्रेम करवाया है वो बहुत सुंदर तस्वीर है। मैं आपको चाहती हूँ कि आप वो तस्वीर देखें। लाने के लिए आयुषी जी अंदर जाती हैं तो गोलू कहता है कि मैं भी जाऊंगा। महेंद्र उसे रोकता है, लेकिन फिर पुष्पा कहती है कि जाने दो। फिर वो आयुषी जी के साथ अंदर उनके कमरे में जाता है। आयुषी जी अलमीरा से गोलू का फ्रेम वाला तस्वीर निकालने के लिए जैसे ही अलमीरा खोलती हैं, तभी वहां पे उनके बेटे की तस्वीर गिर जाती है। और उस तस्वीर को गोलू जो है वो उठा लेता है और उठाकर वो देखने लगता है। उस तस्वीर को देखने पर गोलू को दिमाग में कुछ आता है और वो अपने दिमाग में सोचने लगता है। यहाँ पे काफी अच्छा दिखाया गया है फ्रेंड्स, गोलू को काफी समझदार दिखाया गया है। और गोलू थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालता है तो उसे याद आता है कि इसी बच्चे की तस्वीर मेरे घर में भी है। और चूंकि वो क्लियर बोलता नहीं है तो बस वो बुगु बुगु बोलता है कि ये बुगु। और वो आयुषी जी को भी कहता है कि ऐसी तस्वीर इशारे में अपने की बुगु की तस्वीर हमारे पास भी है। पर आयुषी जी नहीं समझ पाती हैं उसकी बातों को। और वो कहती है कि हाँ हाँ, ये जो है ना मेरा बेटा का तस्वीर है, इसे मैं रखी हूँ। तो वो बोलता है कि ऐसी तस्वीर, लेकिन आयुषी जी नहीं समझ पाती हैं। फिर वो महेंद्र के पास आता है और इसी बात को बोलता है कि मैंने आंटी के पास एक तस्वीर देखी है बाबू की, और वो तस्वीर हमारे भी घर में है। तो गोलू की इस बात को महेंद्र भी नहीं समझ पाता है। फिर महेंद्र जो है वो कृष्ण वाली तस्वीर फ्रेम की हुई पुष्पा को दिखाता है। पुष्पा कहती है कि ये गोलुआ तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फिर गोलू पुष्पा से भी कहता है कि मासी, ये बच्चा का जो एक तस्वीर मैं देखा हूँ आशी आंटी के अलमीरा में, वो अपने पास भी है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ पाता है और महेंद्र फिर कहता है कि चल गोलू घर चलते हैं, और वो लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब आगे की सीन में जुगल को दिखाया गया है कि वो लाठी लेके कुछ कसरत वसरत कर रहा है। तभी मास्टर जी वहां आते हैं तो जुगल उनको चाय पानी देता है और फिर आने का कारण पूछता है। तो मास्टर जी कहते हैं कि बस तुमसे मिलने चला आया। फिर वो पूछता है जुगल कि पुष्पा मुंबई अच्छे से तो पहुंच गई है ना। तो मास्टर जी कहते हैं हाँ, अच्छे से तो पहुंच गई है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता में पड़ी हुई है कि इतने सारे एडवांस पैसा लेने के बाद वो पटोला कैसे पूरा करेगी। तो इस पर जुगल कुछ कहता नहीं है, बस कुछ सोचने लगता है। और बड़ी आशा के साथ मास्टर जी जुगल को देखते हैं और कहते हैं कि अगर तेरी तरह का कोई उसे हादसा चलाने वाला मिल जाता तो वो अपने ऑर्डर पूरे कर लेती और शायद उसका काम भी चल पड़ता और वह महिलाओं को संगठित कर इस मुहिम को आगे बढ़ा देती। इस पर भी कोई जवाब नहीं देता है जुगल, बस चुपचाप उनकी बात सुनता है और कहता है कि मास्टर जी, पुष्पा अपना काम आगे बढ़ाएगी, मुझे विश्वास है। अब अगले दृश्य में दिखाया गया है कि महेंद्र अपनी दुकान पर ग्राहकों को सामान दे रहा है। तो फिर वहां पे अपने बचपन की तस्वीर लेकर गोलू आता है और गोलू महेंद्र से कहता है तस्वीर को दिखा के कि ये तस्वीर आंटी के पास है। महेंद्र ध्यान नहीं देता है तो वो भाग के पुष्पा के पास आता है। पुष्पा भी घर का काम किसी प्रकार से कर रही है क्योंकि उसके हाथ घायल है। तो यहाँ पर भी गोलू आता है और पुष्पा को कहता है वो तस्वीर दिखा के कि मासी, ये तस्वीर आयुषी आंटी के पास है। लेकिन पुष्पा जो है वो बिल्कुल समझ नहीं पाती है, बस तस्वीर देख के कहती है हाँ रे गोलुआ, तू बचपन में बहुत सुंदर था, मैं समझ गई। तो उस पर वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाता है गोलू और कहता है
कि ये वाली तस्वीर आयुषी आंटी के यहाँ भी है। फिर पुष्पा नहीं समझती है, तो इस बार गोलू को बहुत कस के गुस्सा आता है। वो बहुत तेज गुस्सा के साथ इस बात को कहता है। अब गोलू के चेहरे पे इतना ज्यादा गुस्सा पहले कभी पुष्पा ने नहीं देखा था। तो वो समझ जाती है कि जरूर कोई सीरियस बात है। गोलू इस तस्वीर को दिखा के कुछ कहना चाह रहा है। और फिर वो काफी अच्छा से जब पूछती है, तब उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये तस्वीर उसने आयुषी जी के भी घर में देखा है। तब वो गोलू से तो कुछ नहीं कहती है, उसे बहला फुसला देती है और सोचती है कि अब मुझे इसके बारे में आगे बात फिर से एक बार काकू से करनी पड़ेगी। और ये सोचकर उस तस्वीर को लेकर पुष्पा जो है काकू के पास आती है और काकू को वो तस्वीर दिखाती है और कहती है कि ये जो गोलुआ है वो कह रहा है कि ऐसी ही एक तस्वीर आयुषी आंटी के पास भी है। यही बात मुझे गोलू के इशारे से समझ में आ रही है काकू। तो काकू कहती हैं कि लेकिन ये कैसे संभव है कि गोलू की तस्वीर उनके पास हो। तो इस पर पुष्पा कहती है कि बात तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है काकू, कि गोलू की तस्वीर उनके पास कैसे हो सकती है। लेकिन ये भी बात नहीं समझ में आ रही है कि गोलू बार बार इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहा है। और फिर गोलू और आयुषी जी का इतना एक दूसरे के प्रति प्यार होना, इतना ज्यादा लगाव होना, ये सब बातें मुझे कहीं ना कहीं डरा रही हैं। तो इस पर काकू कहती है कि हाँ, ये बात तो अब मुझे भी डराने लगी है। आगे की सीन में अब दिखाया गया है कि सुनील जो है, जो वीरेंद्र सेतलवार का असिस्टेंट है, वो कॉलेज आता है, ऑर्बिट कॉलेज। और वहां आकर वो वहां के एक स्टाफ से, सीनियर स्टाफ से कहता है कि पुष्पा जी अब आगे यहाँ कॉलेज में पढ़ाई नहीं करेंगी। उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मुझे हैंड ओवर करो। और सुनील जो है वो कॉलेज में पुष्पा से रिलेटेड जो भी कागज़ पेपर, जो भी चीज़ें रहती हैं, उसे कलेक्ट कर लेता है। अब इधर चौल में पुष्पा से मिलने के लिए मनीष जी और सोनल जी आए हुए हैं। वो लोग पुष्पा से मिलते हैं और पूछते हैं कि ये आपका हाथ को क्या हुआ। तो वो बताती है जो कुछ रानकी में हुआ था, वो सारी घटनाएं बताती है। तो एक बार इन्हें फिर से वीरेंद्र से तलवार पर बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि पुष्पा बहन, आप अभी हमारे लिए चाय बनाने मत जाइए, बस हमारी एक बात सुनिए कि ये वीरेंद्र से तलवार भी कोई दिलीप से कम नहीं है, आप इससे बच के रहिए। तो पुष्पा कहती है मैं बिल्कुल बच के हूँ और मैं हिफाजत से हूँ। और तभी सोनल अंदर जाकर कहती है कि चलिए मैं चाय बनाती हूँ। तो पुष्पा कहती है कि आप दोनों के लिए चाय मैं बनाऊंगी और आप लोग देखेंगे कि मैं घायल हाथों से भी कितनी अच्छी चाय बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब आगे जगताप साहब के ऑफिस का सीन दिखाती हूँ। जगताप साहब ऑफिस में अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बापोद्रा आता है और कहता है कि जगताप साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जगताप साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, माफ़ी की तो गुंजाइश ही नहीं है। आपने इतना गलत काम किया है जिसके कारण पार्टी पार्टी के लोग मुझसे नाराज हो गए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से सब कुछ संभाला है। अब मुझे तो माफ़ कीजिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इस पर बापोद्रा कहता है कि जो कुछ किया था उस शर्ट चोर ने किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी और बेटी को बताया था। अब मालूम नहीं उसने कहाँ से ये सारे किस्से को छाप दिया और आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो जगदास साहब कहते हैं कि नहीं बापोद्रा जी, अब मैं आपको पार्टी में नहीं रख सकता हूँ और आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने तो समझा था कि आप काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जो ये वाकया हुआ उसके बाद पार्टी के लोग भी मुझसे नाराज हैं। तो खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब मुझे विवश मत कीजिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो बापोद्रा को फिर से एक बार चिराग पे बहुत कस के गुस्सा आता है कि उसने मेरे कॉरपोरेटर बनने का सपना तोड़ दिया। फ्रेंड्स, अब आगे के सीन में राशि को कॉलेज में दिखाया गया है। राशि कॉलेज में अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बैठी हुई है और रोज डे में वो लोग क्या पहनेंगी इस पर वो लोग चर्चा कर रही हैं। सभी फ्रेंड्स आपस में कहती हैं कि हम लोग रोज डे के दिन साड़ी पहनेंगे। चूंकि राशि साड़ी नहीं पहनना चाहती है, फिर भी उसकी फ्रेंड्स लोग उससे जिद करती है कि नहीं नहीं, सबसे अच्छा साड़ी रहेगा, तो वो मान जाती है। अभी ये तीनों लड़कियां जो हैं आपस में ये सारी बातें कर रही होती हैं। तभी राशि को ऐसा लगता है कि पीछे से कोई गुजरा।
तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि पिंक जैकेट में एक लड़का गुजर रहा है। उस लड़के को, पिंक जैकेट वाले लड़के को देखकर वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो जो लड़का जा रहा है ना, मुझे लगता है कि यही मुझे मैसेज करता है। तो उसकी फ्रेंड्स लोग कहती हैं कि क्यों? तो बोली कि ऐसे ही कपड़े में, यानी कि इसी तरह के ड्रेस में वो चौल में आया था और मुझे फॉलो कर रहा था, मुझे मैसेज कर रहा था। तो उसकी फ्रेंड्स कहती है कि यार राशि, समझ में नहीं आता है, कॉलेज में इतनी लड़कियां हैं और वो तुझे ही ट्रोल क्यों कर रहा है? तो राशि कहती है कि ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें इस पिंक जैकेट वाले लड़की को एक्सपोज करना है। मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ यही है, लेकिन पहले देखती हूँ कि वो बैठने के बाद क्या करता है। अगर उसका मैसेज आएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि वही है जो मुझे ट्रोल कर रहा है। और तभी राशि के पास मैसेज आता है। तो राशि देखती है कि वो लड़का बैठ के उसे मैसेज कर रहा है। तो राशि कहती है कि अब चलो, मैं आज इसे रंगे हाथ पकड़ती हूँ और देखती हूँ कि आखिर ये है कौन। राशि अपनी फ्रेंड्स के साथ उस लड़के के पास आती है, थोड़ा सा हिम्मत जुटाती है और सोचती है कि कैसे इसे एक्सपोज करूं। तो वो क्या करती है कि पीछे से उसका कैप खींच देती है। कैप के खींचने के बाद राशि हैरान हो जाती है कि ये तो सैम है, मेरा स्कूल का दोस्त। तो वो सैम से कहती कि सैम, इतने दिनों से तू मुझे ट्रोल कर रहा था, मुझे फॉलो कर रहा था, मुझे इस तरह के मैसेज करके डरा रहा था। तो सैम कहता है कि तू ये क्या कह रही है राशि, मैं क्यों तुझे मैसेज करूंगा? मैं तो पिछले एक हफ्ते से बीमार हूँ और कॉलेज भी नहीं आ रहा हूँ, तुझे नहीं मालूम क्या? तो राशि कहती है नहीं, मुझे नहीं मालूम है और मुझे पक्का ये लग रहा है कि तू ही है वो। तो सैम जो है कहता है कि तू मेरा फोन चेक कर ले, और वो राशि को अपना फोन देता है। तो राशि उसके फोन को चेक करती है तो उसे सचमुच में उसके फोन में किसी प्रकार का कोई चैट या मैसेज नहीं मिलता है। 1 वीक के अंदर में वो पूरा चेक करती है। तभी राशि के मैसेज पे उस अजनबी लड़के का मैसेज आता है। तो राशि कहती है कि ये बात तो तय हो गई शैम, कंफर्म हो गई कि तू नहीं है, लेकिन ये देख मुझे मैसेज कर रहा है, यानी कि वो हमारे आसपास ही है। राशि और उसके फ्रेंड्स आसपास काफी खोजते हैं, इधर उधर भागते हैं। शैम भी यहाँ वहाँ देखता है, भावना और भी जो उसकी फ्रेंड्स है वो सभी वहाँ इधर उधर देखते हैं, लेकिन वो लड़का कहीं पे किसी को नजर नहीं आता है। इस कारण से राशि फिर काफी परेशान होती है और इधर दिखाया जाता है उस लड़के का चेहरा। लेकिन उस लड़के का चेहरा फ्रेंड्स राशि नहीं देखती है, ये सिर्फ ऑडियंस को दिखाया गया है। ये देखिए उस लड़के का चेहरा। फ्रेंड्स, मैं तो नहीं पहचान रही हूँ, मैंने तो इस सीरियल के अंदर इस लड़के को कभी नहीं देखा है। क्या आप पहचान रहे हैं कि ये लड़का कौन हो सकता है? अगर आपको थोड़ा सा भी पहचान में आता हो तो एक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मैं जानती हूँ कि मैं इसे नहीं पहचान रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। कल के एपिसोड में जो क्या दिखाया जाएगा मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देती हूँ। पुष्पा कॉलेज आती है तो उसे सुनने के लिए मिलता है कि पुष्पा जी, आप क्या कॉलेज छोड़ नहीं है, आपके हाथ घायल हो चुके, अब आप नहीं पढ़ेंगी। तो पुष्पा सेतलवाड़ के, यानी कि वीरेंद्र सेतलवाड़ के ऑफिस में है और वहाँ पे कुछ लेक्चर प्रोफेसर भी बैठे हुए। तो वो सबसे कहती है कि पढ़ाई मैं छोड़ दूंगी, ये कैसे हो सकता है? सच तो ये है कि मेरे हाथ जब से घायल हुए हैं तब से पढ़ाई के लिए मेरे अंदर और लगन जाग गई है, और मैं आप लोगों को वादा करती हूँ, मैं इन्हीं घायल हाथों से पढ़ाई अच्छे से करके दूंगी। मैं भला क्यों कॉलेज छोड़ूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।